बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड्स। सॉलिड जो है वो डिस्कस करना है। इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि सॉलिड वो सब्सटेंसेस होती हैं जिसमें पार्टिकल्स जो हैं बड़े टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बड़े मजबूत उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ऐसे ही है? क्या कहा है मैंने? बोला solids are those substances, those materials in which the force of attractions या molecules are very tightly held together। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था ये पार्टिकल जो हैं ये एटम हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ऐसे ही ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है। जो भी है, एटम हूँ, आयन हूँ, मॉलिक्यूल हूँ, उनके दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है वो इन केस ऑफ सॉलिड जो है वो पाई जाती हैं। अब जाहिर बात है वो तमाम डेफिनेशंस की उनकी एक शेप होती है, उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो ये सारी जो है सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ लें, वो उसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन या उसको डिफ़ाइन करती हैं। क्लियर होगी बात? अब सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं। पहला है एमार्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहले हम अमार्फस सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। अमार्फस का जो मतलब होता है, एमार्फस मीन्स शेपलेस। इसका मतलब क्या होता है? शेपलेस। इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, एटम हूँ, आयन हूँ या मॉलिक्यूल हूँ, जो भी हो, जो पार्टिकल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर मैनर। बेतरतीबी से जुड़े होते हैं। मतलब पार्टिकल्स की जुड़ने की कोई तरतीब नहीं होती। पार्टिकल्स के जुड़ने की कोई तरतीब नहीं होती। तो हम इसके बारे में कहते हैं कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर मैनर। इर्रेगुलर होता है बेतरतीब, कोई तरतीब नहीं है, पार्टिकल्स की कोई तरतीब नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ। कोई इसमें कोई आपको अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही। पार्टिकल टाइटली बॉन्डेड हैं, पार्टिकल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, मगर उन पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एमार्फस सॉलिड्स। क्लियर होगी बात? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनके उलट हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बाकायदा एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप बात करें, रबड़ हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। अगर आप पार्टिकल इनकी बात करें तो इनमें क्या है? पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन, बोलो, डेफिनेट रेगुलर मैनर। मेरी बात समझ में आ गई? अगर पार्टिकल्स रेगुलरली जुड़े हुए हों, उनके अरेंजमेंट बाकायदा हो, रेगुलर हो, डिफाइंड हो, 3 डायमेंशनल, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? डायमंड, यस, शुगर, NaCl, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गए। हमने इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क देख लिया कि अमार्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, जिनके पार्टिकल्स बिल्कुल इर्रेगुलरली जुड़े होते हैं। जिनके पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स रेगुलरली जुड़े हुए हों, उनके दरमियान एक रेगुलरिटी हो, उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट वेल डिफाइंड हो, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमार्फस सॉलिड्स।
पहली बात तो यही हो गई कि डोंट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि उनके पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। उसके बाद डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? क्या मतलब है शार्प का? ये आप लोगों ने शार्प का लफ्ज तो पहले सुना होगा जी। एनीवन? देखें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट आगे लिखा होता है 140, 110, 100, 90। इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सिंगल मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप एक ही मेल्टिंग टेम्परेचर, इस पर सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है। क्या है? एक ही मेल्टिंग टेम्परेचर है, सारा सॉलिड एक सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। ये जो होते हैं ये एक सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट लिखा जाता है तो रेंज में लिखा जाता है कि 140 से 150 तक। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूँ 140 to 170, तो ऐसे होगा। ये मतलब है कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये नहीं मतलब तेज़ आधा लो, ये नहीं मतलब। शार्प मेल्टिंग का मतलब ये है कि दे शुड मेल्ट एट अ सिंगल टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे। जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट आया सारा सॉलिड मेल्ट हो गया। इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो सारा सॉलिड मेल्ट नहीं हो रहा, कुछ मेल्ट होना शुरू हो गया, कुछ अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वो आया नहीं है अभी। कुछ सॉलिड, हाँ, हीट पहुंच रही है, सबको हीट पहुंच रही है। चूंकि अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, फिर हर जगह पर कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस भी किसी ना किसी वे से थोड़ी बहुत डिफरेंट ज़रूर होंगी। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सिंगल नहीं होता, रेंज में होता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए हम कहते हैं कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्या नहीं समझ आया? मैंने आपको बताया कि अगर अकेला लिखा हो 140 तो समझ लें ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अगर ऐसे लिखा हो 140 to 170 तो ये रेंज है ना, एक टेम्परेचर तो नहीं है। 140 से 170 तक ये एक रेंज है कि इधर से लेकर इतना मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो इसको कहते हैं, अगर ऐसी सेंस हो तो हम कहते हैं कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। समझ आ गई? उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इन अमॉर्फस सॉलिड्स, इन देर आर सर्टेन पॉइंट्स, देर आर सर्टेन रीजन्स, कुछ खास इलाके होते हैं, कुछ खास जगह होती हैं जहां पर रेगुलरिटी पाई जाती है। क्या कहा मैंने? ओवरऑल अमॉर्फस बिल्कुल कोई शेप नहीं है। ओवरऑल उनके पार्टिकल अगर आप दूर से देखें तो आपको कोई जगह भी, मतलब कोई ऐसी रेगुलरिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ख़ास रीजन्स हैं इनसाइड ख़ास, जहां पर थोड़ी बहुत सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी जो है ऑब्जर्व होती है। मसलन मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ये है, यहां पर आप एक अमॉर्फस सॉलिड बना लो, इसमें बिल्कुल क्या है, रेगुलरिटी नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? लाइक अच्छा, यहां पर आप इतनी जगह सिलेक्ट कर लेते हो, थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट कर लेते हो, उस एरिया में सर्टेन, जाहिर बात है ओवरऑल तो आप दूर से देखेंगे तो इरेगुलरिटी है, लेकिन अगर ख़ास एरिया देखें छोटा सा, उन जगहों पर कहीं कहीं जो है रेगुलरिटी पाई जाती है। मसलन आप एक क्राउड को भी देख लें ना, हजूम को, क्राउड में क्या होता है, रैंडमनेस होती है, बेतरतीबी होती है, कोई उधर कोई उधर। लेकिन अगर आप कुछ ख़ास जगह देखें तो वहाँ पर भी कोई ना कोई रेगुलरिटी ऑब्जर्व होगी। बिल्कुल उसी तरह वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अमॉर्फस सॉलिड में कुछ ख़ास जगह ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पर रेगुलरिटी पाई जाती है, ओवरऑल नहीं पाई जाती। ओवरऑल अमॉर्फस सॉलिड बिल्कुल इर्रेगुलर हैं, लेकिन
सर्टेन एरियाज, खास रीजन्स जहां पर थोड़ी बहुत रेगुलरिटी ऑब्जर्व हुई है, उन जगहों को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइट्स। Crystallites, those regions are areas in the amorphous solids where regularity is found, जहां पर regularity पाई जाती है, are called crystallites। ये वो इलाके हैं, बेसिकली हैं amorphous solid के इलाके, क्रिस्टलाइन के नहीं हैं, तो इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगला पॉइंट है कि हम अमार्फस सॉलिड जो है, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं, उनको हम अमार्फस सॉलिड बना सकते हैं। किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू, बोलो, पहले तो आपने ये बात याद रख लेनी है, कभी अमार्फस जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं बन सकता। कभी अमार्फस, क्योंकि जो सीधा बंदा होता है ना, वो तो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन टेढ़ा हुआ सीधा नहीं हो सकता। ये तो क्लियर बात है ना। जिसकी आदतें ख़राब हों, ही कैन नॉट बी चेंज्ड, और जिसकी सही आदतें हों वो ख़राब हो सकता है। ओके होगी बात? इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं, पार्टिकल अरेंजमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है, वो अमार्फस हो सकती है, लेकिन अमार्फस जो है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन कन्वर्ट इनटू अमार्फस सॉलिड्स। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है अमार्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होंगे? सवाल ये है। देखें, क्रिस्टलाइन के पार्टिकल बिल्कुल रेगुलर हैं। क्या है? 3 डायमेंशनल हैं, रेगुलर हैं। आपने उनको हीट किया, क्या किया? उनको मेल्ट किया। जब वो लिक्विड बना तो आपको पता है लिक्विड की अरेंजमेंट तो नहीं ना रेगुलर हो सकती, उनके पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं। अब उस वक्त पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं, और अगर आप उसको फिर दोबारा कूल करेंगे स्लोली, कैसे? तो वो दोबारा आहिस्ता 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 अपने करीब आके अपनी पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेंगे। सॉलिड में बिल्कुल इस तरह होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उस वक्त तक क्रिस्टलाइन रहते हैं, अगर आप उनको स्लोली अलाउ करें कि उनको आपने मेल्ट कर लिया, नो मैटर, मेल्ट करने से सॉलिड चेंज नहीं होगा। आपने मेल्ट किया, मेल्ट हो गए, फिर आपने उनको रख दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता मालिक्यूल दोबारा अपनी अपनी पोजीशंस पर आकर ऑक्युपाई कर ली उन्होंने अपनी पोजीशंस, और दोबारा वो क्रिस्टलाइन ही रहा, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आपने उनको सडनली कूल कर दिया, कैसे? सडनली कूल करने से मुराद ये है कि एक सॉलिड है, आपने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके फौरन आपने ठंडे पानी में डाल दिया। कैसे, क्या कर दिया? अब उनकी जो पोजीशंस ऑफ पार्टिकल है वो चेंज हो गई है। वो पार्टिकल मसलन यहां जा रहा था, आपने उसको फौरन उसका टेम्परेचर 0 कर दिया, अब वो फौरन वहीं का वहीं रुक जाएगा, जहां पे वो जा रहा था वहीं रुक जाएगा। उसका वहीं रुकने से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो रेगुलरिटी से वो निकल कर रैंडमनेस पर आ जाएंगे, इरेगुलरिटी आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर उसने यही बात लिखी है कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करें, क्या करें? और उनको कूल करें रैपिडली, सडनली कूल देम रैपिडली, एंड देन अल्टीमेटली द पार्टिकल्स वुड नॉट हैव अ टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स। उनको दोबारा अपने आप की पोजीशंस को सेटल डाउन करने के लिए, अरेंज करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो जो क्रिस्टलाइन हैं दे विल कन्वर्ट इनटू अमार्फस सॉलिड्स। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उनकी प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप। नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट्स।
नंबर 3 क्लीवेज, प्लेन्स। नंबर 4 सिमेट्री। नंबर 4 पे है एनआइसोट्रॉपी। नंबर 5 पर है सिमेट्री। जी, सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जो ज्योमेट्री है बड़ी रेगुलर होगी, 3 डायमेंशनल, वेल डिफाइंड। उसकी वजह क्या है कि इसमें क्रिस्टल लाइन जो सॉलिड्स हैं, इनमें जो पार्टिकल्स हैं, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। मतलब इनकी ना बाकायदा शेप होगी। एक होती है बेढंगी शेप, मतलब उसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई पार्टिकल इधर है कोई उधर है। ये देखें, ये जो है कमरा जो है, इसकी एक बाकायदा शेप है, क्यूब शक्ल का है। जितनी दीवार इधर है उतनी ही इधर है, जितनी हाइट इधर है उतनी इधर है। तो ये क्या है? रेगुलर है। अगर मिसाल के तौर पर ये कमरा इस साइड पे दीवार लंबी होती, इस साइड पे छोटी होती, ऑब्वियसली इसकी शेप रेगुलर नहीं होती। बिल्कुल यही बात है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर एक लफ्ज़ है, वो लिखता है इंटरफेशियल एंगल्स। क्या लिखता है? इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। इसी के अंदर उसने लिखा है मसलन वो कह रहा है कि इंटरफेशियल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिस पर क्रिस्टल की एक सरफेस, क्या, मसलन फ़र्ज़ करें ये एक सरफेस है, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करें ये एक सरफेस है, ये वाली, और इस पे दूसरी सरफेस उसको इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही? इंटरसेक्ट समझते हैं ना, काटना। एक लाइन जैसे दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है। बाइसेक्ट तो ये कहते हैं कि 2 हिस्सों में काटना, इंटरसेक्ट कहते हैं जनरली उसकी कटिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक सरफेस है, दूसरी सरफेस को यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जो एंगल बन रहा है उसको इंटरफेशियल एंगल कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा है मैंने बोला? इंटरफेशियल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहां पर एक सरफेस दूसरी सरफेस को, एक सरफेस का मतलब क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होंगे ना, वो जब जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ उनकी सरफेसेज होंगी। मैं आगे चलकर और सरफेस के बारे में बताऊंगा जब मैंने सिमेट्री पढ़ानी है। तो यूं समझ लें कि एक जो सरफेस है वो दूसरी सरफेस का जहां से इंटरसेक्ट कर रही है, उधर से जो एंगल बन रहा है उसको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ में आ गई? इंटरफेशियल एंगल इज द एंगल एट विच द 2 सर्फेसेज इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। अब यहां पर उसने ये बात कही है, उसने कहा है कि फॉर अ गिवन क्रिस्टल, मतलब अगर आपके पास एक ही सॉलिड है, खा वो सोडियम क्लोराइड की बात कर लें, खा वो आप शुगर की बात कर लें, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक सॉलिड के लिए, एक क्रिस्टल के लिए इंटरफेशियल एंगल सेम रहेगा। इंटरफेशियल एंगल सेम रहेगा। इंटरफेशियल एंगल बोलो, सेम रहेगा। बेशक आप उसको तोड़ तोड़ कर बारीक करके पाउडर ही क्यों ना बना ले। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? देखें, इंटरफेशियल एंगल एक माइक्रो लेवल पर बात कर रहा है, वो सरफेसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो ये हमें सरफेसेस तो नजर नहीं आती, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक सरफेस जो है वो दूसरी सरफेस को जहां से इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है? इंटरफेशियल एंगल है। इंटरफेशियल एंगल जो है एक क्रिस्टल के लिए सेम है। सोडियम क्लोराइड का हो सकता है शुगर से डिफरेंट हो, लेकिन सोडियम क्लोराइड के इन साइड जितनी भी सरफेसेस हैं उनका क्रिस्टलाइन जो इंटरफेशियल एंगल है वो सेम रहेगा, खा उनकी क्रिस्टल का साइज बड़ा हो या आप उनको बारीक करके पाउडर बना के क्रिस्टल का साइज छोटा कर लें। मेरी बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है?
यानी हमने पढ़ लिया कि ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो रेगुलर है, पैटर्न आइन मालिक्यूल बिल्कुल रेगुलरिटी से अरेंज्ड हैं, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। और इंटरफेशियल एंगल्स वो एंगल्स हैं जहां पर दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां पर इंटरसेक्शन हो रही है वो जो एंगल है वो इंटरफेशियल एंगल हमेशा सेम रहता है फॉर अ गिवन क्रिस्टल, फॉर अ एक क्रिस्टल के लिए वो सेम रहेगा। क्रिस्टल चेंज होगी तो वो चेंज हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट आपको बता चुका हूं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, शार्प। कोई क्लियर, इसके बारे में कोई और ज्यादा डिटेल नहीं है। अब क्लीवेज प्लेन्स क्या होता है, क्लीवेज प्लेन्स वो कह रहा है जब आप किसी भी क्रिस्टल बड़ी शेप बड़ा साइज क्रिस्टल का होता है उसको आप तोड़कर छोटा करते हैं, आप सॉलिड को तोड़ते हैं और छोटी छोटी क्रिस्टल्स बनाते हैं। बड़ी जो बिगर क्रिस्टल है उसको तोड़कर छोटी छोटी आइडेंटिकल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। किसी बड़ी बिगर क्रिस्टल को स्मॉलर क्रिस्टल में तोड़ना क्या कहलाता है, क्लीवेज। क्लियर होगी बात, समझ आ गई क्लीवेज क्या होता है, व्हाट इज क्लीवेज। हाँ, ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग ऑफ बिगर क्रिस्टल्स इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स इज कॉल्ड। कहता है कि जाहिर बात है मसलन यहां से क्रिस्टल जुड़ी हुई है, जरा समझ लें इस पॉइंट को। फर्ज करें यहां से जुड़ी हुई है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहीं से टूटेगी ना। ईंटें हैं, इमारत है, इमारत को आप तोड़ना चाह रहे हैं तो जहां से ईंट सीमेंट के साथ जोड़ी है वहीं मारेंगे तो टूटेगी जल्दी। अगर आप ईंटों को तोड़ना शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा काम। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है जब वहां से आप तोड़ेंगे बिल्डिंग को तो आपको छोटी छोटी ईंटें मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरी बात क्लियर हो रही। इसी तरह जब आप बड़ी क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो वहीं से टूटेगी जहां से वो जॉइंट थी, जुड़ी हुई थी। वो प्लेन जहां से वो ब्रेक डाउन होगा, जहां से क्रिस्टल दूसरी क्रिस्टल से लैदा होगी, ब्रेक डाउन होगी, उसको हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। समझ आ गई बात की। द ब्रेक डाउन ऑफ द बिगर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल इज नोन एज क्लीवेज and the planes along which breakage takes place, the planes along which breakage या breaking takes place is called cleavage planes। clear, समझ आ गई है। anisotropy, यहां पर मैं लिख देता हूं breaking of bigger crystals into आगे जी एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्शन के चेंज करने से अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन को चेंज करने से वो सॉलिड एनाइसोट्रोपिक सॉलिड कहलाते हैं। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्शन के चेंज करने से चेंज ना करें तो वो आइसोट्रोपिक सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देखिए कुछ सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, कुछ आइसोट्रोपिक भी होते हैं। ये मैंने पहले लास्ट में बताया था कि जब मैंने लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड एनाइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं। और हम यहाँ पर डायमंड की, ग्रेफाइट की बात करते हैं। किसकी? कहता है ग्रेफाइट जो है वो एनाइसोट्रोपिक सॉलिड है। क्या है? देखें उसकी क्या, कैसे आइसोट्रोपिक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है। देखिए मैंने एक साइड पे एरो लगाया है और ग्रेफाइट जो है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्स तय बनी हुई हैं, लेयर्स बनी हुई हैं।
उन लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या मैंने बताया? देखें, ग्रेफाइट एक एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड है। अगले मैंने बताया कि उसका स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है। कैसे होता है? उन लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन लेयर्स के, और ये इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू द लेयर मूव कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द लेयर मूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्रॉस लगाया। मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स। कैसे? एंड दे कैन मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लेयर्स, पैरेलल टू द लेयर्स। लेयर्स के पैरेलल चल सकते हैं, मगर इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इधर उनकी जगह ही नहीं है। उनका स्ट्रक्चर ही इस तरह का है, उनकी शेप इस तरह की है, अंदर मालिक्यूल की अरेंजमेंट इस तरह की है कि वो इलेक्ट्रॉन इधर तो जा सकते हैं मगर इधर। इसका मतलब इस डायरेक्शन में वो कंडक्टर है, इधर से तारे लगाएंगे बिजली गुजरेगी, इधर से तारे लगाएंगे बिजली नहीं गुजरेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज कंडक्टर इन वन डायरेक्शन बट इंसुलेटर इन अदर डायरेक्शन। समझ आ गई बात की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता होता है। क्लियर? अब यहां पर वो ये कह रहा है सिमेट्री, कह रहा सिमेट्री जो है वो ये है कि अगर आप किसी क्रिस्टल को 360 से रोटेट करें, 360 एंगल, पता है ना? अगर आप देखें तो ये क्या है? 360 रोटेशन है। वो कह रहा है अगर आप किसी क्रिस्टल को 360 पे रोटेट करें, कितने से रोटेट करें? और वो अपनी जो पहले वाली शेप थी, जो पहले वाला फेस था, वो सेम रखे, तो उसको हम कहेंगे कि उसमें अंदर सिमेट्री पाई जाती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें ये किताब है, हम इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल रेगुलर है। मैं इसको 360 से रोटेशन देता हूं। मेरी बात क्लियर कर लें ज़रा। देखें देखें देखें, ये समझ लें मैंने 4 फेसेस से उसको रेपिटेशन दी है, 4 फेसेस से, चार फेस से रेपिटेशन दी है। और अगर उसने अपनी शेप को सेम रखा है, जो साइड आपके सामने थी वही आ गई है बाय 360, तो इसका मतलब है इसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर होगी बात? अब मैं आपको जरा बता दूं, जब क्रिस्टल जो भी लेंगे, ये जो ऊपर वाला किनारा है, किसी भी क्रिस्टल का एक किनारा, इसको एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एज, एजिज। मसलन ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी। ओके? अगर ये पूरी बात करें ऐसे पूरा, इसको फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस। ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है। क्लियर होगी बात? एज का भी पता चल गया। एक मसलन ये फर्ज करें, ये है, ये जो पूरी ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाला किनारा है पूरा, ये एज कहलाता है। और अगर पूरी दीवार की बात करें, ये फेस है। समझ आ गई? और एंगल ये होता है कि आप किसी भी क्रिस्टल के सेंट्रल पॉइंट में से आप एक्सिस बनाएं और उसके गिर्द रोटेशन दें। किसके गिर्द? एक्सिस के गिर्द। तो वहां से जो रोटेशन होगी वो कहलाएगी एंगल ऑफ रोटेशन। और अगर वहां सिमेट्री पाई जाएगी तो उसको आप एंगल ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात की? तो एक क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है? क्या हो गया? बोलो। यहां पर जो है उसने बात की है, उसने कहा है कि अगर हम रेपिटेशन दें, किसकी? फेसेस की, एंगल की या एजेस की, किसकी दें? और इसकी रेपिटेशन दे और ये अपने आप को रिपीट करे, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री की 3 टाइप्स हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनके नाम याद रख लेना। सिमेट्री की 3 टाइप्स हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस और प्लेन, और इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।